नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पढ़ेंगे कहानी कैसे लिखें, जिसके अंतर्गत कहानी क्या है, कहानी कितनी पुरानी है, कहानी के तत्व, इन सब विषयों पर प्रकाश डालने के लिए हम आपको मुखातिब कराते हैं छत्तीसगढ़ के गौरव, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, भाषाविद, समीक्षक, शब्द साधक, सम्माननीय गुरुदेव डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी से। सर, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सर, हम जानना चाहते हैं कि हम सब दैनिक जीवन में अनेक कहानियां गढ़ते हैं, लेकिन कहानी लिखने का कौशल सब में नहीं होता। गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कहानी लेखन के कौन कौन से आवश्यक तत्व है, वह कहानी कैसे लिखी जाती है, इस पर आप अपने विचारों से हमारे बच्चों को अवगत कराइए। कहानी इतनी पुरानी है कि जीवन जब शुरू हुआ और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से विचार विनिमय करने की बात जब शुरू की, तब से कहानी का विकास हुआ है। तो कहानी का विकास मानव जीवन की सभ्यता के समानांतर हुआ है, ये हम कह सकते हैं। कहानी बहुत लोकप्रिय विधा है। इसकी भी वाचिक और लिखित दोनों परंपराएं हमको समानांतर रूप से मिलती है। जो वाचिक परंपरा है उसमें हम लोक कथा को ले सकते हैं। एक माँ, एक दादी, एक नानी, एक दादा, एक नाना अपने बच्चे को, पोते को लेकर, पोती को लेकर वो जो कहानी सुनाता है, उससे बच्चे जो हैं उनका न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि प्रकारांतर में संस्कार भी उन पर पड़ता है। हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियां जो लिखी गई, तो प्रकृति के माध्यम से, जीव जंतुओं के माध्यम से राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए लिखी गई। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि कहानी नाम से ही देखिए, कहा जो कहा कही जाए, कथा यानी कथन, जो कथन कही जाए वो कहानी है और वही कथा है। तो कथन शैली से ही, कहन जिसको कहते हैं, कहने से ही कहानी शुरू हुई। इसलिए वो मूल विधा भी कही जा सकती है, गद्य की खासकर। और ये हमारी लोक कथाएं जो हैं इतनी पुरानी है कि जब प्रकृति के रहस्य से मनुष्य अनजान था, तब से कहानी की शुरुआत होती है। मैं आपको बताऊं एक पुरानी कथा, उससे आप देखिए कि जब रात और दिन के बारे में लोगों को नहीं मालूम था, केवल अनुभव करते थे, तो उसकी एक लोक कथा हमें प्राप्त हुई है। उससे पता चलेगा कि मनुष्य कैसे सोचता है और कैसे कहानी का निर्माण करता है। एक बार लोगों ने कहा कि भाई दिन अच्छा है, रात ठीक नहीं है, तो रात को कैसे हम दूर भगाएं। तो सब लोग एक दिन बैठे, तो एक सियाना व्यक्ति है, उसने कहा कि भाई ऐसा करना कि तुम लोग सब शाम को, रात होने के पहले, एक एक टोकरा लेके आप नदी के किनारे पहुंचना। पूरा गांव उमड़ पड़ा और वो लोग टोकरी से अंधेरे को भर के और विसर्जित करने लगे पानी में। 12 घंटे के बाद दिन की शुरुआत हो गई और वो लोग नाचने लगे कि हमने अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली। तो भले ये कविता, ये कहानी आपको हंसाए, मनोरंजन न करे, शिक्षा न दे, लेकिन प्रकारांतर में ये बात इस बात का सूचक है कि दिन में जो हम कर्म करते हैं, दिन में जो हम अपनी गति और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है रात विराम के लिए है, वो बाद में पता चला, आवश्यक है, लेकिन इससे पता चलता है कि मनुष्य के मन में जो आदिम प्रवृत्ति है वो किस तरह की है। तो इस तरह उस समय से लेके हमारी कहानियां जैसे जैसे मानव का विकास होते गया, सभ्यता के विकास के साथ
ये कहानी जो है आगे बढ़ती गई। इसलिए कहानी जो है बच्चे भी ज्यादा पसंद करते हैं। हम लोगों के समय में जब हम लोग फिल्म देखने जाते थे तो केवल कहानी को देखने के लिए कि किस तरह की कहानी है, क्योंकि कहानी में उत्सुकता, रोचकता, मनोरंजकता यह आकर्षित करती है मनुष्य को। इसलिए उसके विषय नए होते हैं, तथ्य नए होते हैं और वह लोगों को अपनी ओर खींचती है। पुरानी कहानी आप देखेंगे तो उसकी परंपरा दो प्रकार की है, एक सुनने वाले और एक सुनाने वाले। लोग सुनाते थे और सुनने वाला हुंकृति हाँ 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 बोलता था। तो एक सुना रहा है और कम से कम एक सुन रहा है, या पूरी भीड़ चौपाल पर बैठी है और कोई ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध कहानी सुना रहा है और घंटों कहानी सुनाता था। लोग खाना खा के चौपाल पे बैठ जाते थे और फिर जब नींद आती थी तो चले जाते थे। तो ये हमारे यहाँ वाचिक परंपरा बहुत शुरू से रही है। और पहले तो लोक कथक्कड़ भी होते थे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जो बहुत बड़े कथाकार हैं, उन्होंने इस पर एक कहानी भी लिखी है कि लोक कथा का कार जो होते थे उनको राजा राजाश्रय देते थे और जब उनका मूड ठीक न रहे तब वो उसको बुलाते थे और कहते थे कि आज हमारा मूड ठीक नहीं है, हमारा मनोरंजन करो, और फिर वो मनोरंजन करते थे। तो ये लोक कथाकार जो हैं ये संरक्षण में रहते थे। लेकिन आज इसकी परंपरा समाप्त प्राय है। आज के जो बच्चे हैं उनको दादी दादा नाना नानी की वो पुरानी कहानी याद अच्छी नहीं लगती। अब वो नए जीवन नए परिवेश में और उसको छोड़ रहे हैं। इधर जो हमारी वाचिक परंपरा से हटकर लिखित परंपरा है उसमें आधुनिकता आ रही है। परंपरा को लेकर हम प्रगति की बात करते हैं, पुराने तत्वों को लेकर हम आधुनिकता की बात करते हैं। आप देखिए कई कहानियां इतिहास को लेकर लिखी जाती हैं, लेकिन उस इतिहास में आज हम क्यों कहानी लिख रहे हैं, इसका आशय ये है कि उस इतिहास के माध्यम से आज के सूत्र को हम सजाते हैं, संवारते हैं और बताते हैं कि आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। तभी इतिहास की उन बातों को हम आधुनिक कहानी के रूप में स्वीकार करते हैं। और यदि आधुनिकता हमको नहीं दिखती पुरानी चीजों में तो हम उसको साहित्य का विषय नहीं बनाते। तो इस तरह कहानी जो है वह निश्चित रूप से लोगों का मनोरंजन करती है। कहानी के तीन भाग होते हैं प्रायः सामान्यतः, आदि, मध्य, अंत। आदि जो है इसमें हम प्रारंभ करते हैं। पुरानी भी किस्से आप देखें, एक राजा थे एक रानी, दोनों में बहुत प्रेम था, परिवार प्रसन्न था, खुशहाली थी। ये आदि हो गया एक जैसे। फिर मध्य, संघर्ष। फिर कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है कि वो सुख वो शांति बिखर जाती है। और फिर अपने पुरुषार्थ से वो राजा रानी उनका पूरा परिवार वह फिर से उसी सुख को प्राप्त करता है और इस तरह सुखांत संयोजना से कहानी समाप्त हो जाती है। हमारे यहाँ की पुरानी लोक कथा हो या संस्कृत का साहित्य हो या हमारे हिंदी का प्राचीन कथा लेखन हो, इन सब में सुखांत संयोजना मिलती है। लोग कहते हैं कि जैसे राजा रानी के दिन बहुर गया लौट गया, वैसे आपके भी दिन लौटे। जैसे उनको जीवन में सब कुछ मिला वैसे आप लोगों को भी मिले। तो आप देखिए ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और सबका करो सदा कल्याण वाली जो भावना है, लोक मंगल की भावना है, वो हमारी कहानियों में आपको दिखलाई देगा। तो इस तरह ये जो कहानियां हैं वो निश्चित रूप से हमारे समाज को सतर्क करती हैं। कहानी के तत्व
तो कहानी में बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो है कथावस्तु। उसी को हम कथानक भी कहते हैं, कथा की वस्तु। कथा का मतलब है कि उसमें कहानी का तत्व होना ही चाहिए, वही प्राण है, वही आत्मा है। आज की कहानियों को लेंगे तो उसमें कहानी कम है, विचार ज्यादा है, घटनाएं, प्रसंग और बहुत सारे तत्व, दूसरे तत्व अधिक हैं, लेकिन कथा वस्तु नहीं है। इसीलिए होता क्या है कि ठीक है, वो प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगशीलता का एक अपना अलग माप है, अलग समीक्षा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि कहानी में उसकी आत्मा अवस्थित न हो, वो कथा रस है, उसी से तो हम उसकी पहचान करते हैं। लेकिन उसी पहचान पर यदि हम प्रयोग करने लग जाएं, कहानी की आत्मा ही न रहे, तो इसलिए कथा वस्तु ये बहुत जरूरी है। वो कथा रस हमको बांधे रखता है, और वो न हो, बिखर जाए और दूसरे तत्व हावी हो जाए, तो कहानी जो है वो अपने मूल तत्व से हट जाती है, अपने लीक से हट जाती है। दूसरा फिर आता है चरित्र चित्रण। आप देखिए कि एक उपन्यास में तो अधिक पात्र हो सकते हैं, लेकिन कहानी छोटी होती है, इसलिए उसमें पात्र सीमित होने चाहिए। इसमें भी पात्र 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रमुख पात्र, चाहे नायक या नायिका कहें। दूसरा जो है वो अप्रमुख या सहायक पात्र, जो सीधे आकर सहायता प्रदान करते हैं, चरित्र को विकसित करते हैं, सहयोग देते हैं। ये पात्र सहायक पात्र हैं। वो चाहे माता पिता हो, गुरु हो, खलनायक हो या और कोई भी हो। और फिर उसके बाद गौण पात्र। तो गौण केवल एक उसके चरित्र को जैसे उनके यहाँ 2 नौकर हैं, तो पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो ये गौण पात्र हैं, नाम मात्र के हैं। तो इस तरह 3 प्रकार के पात्रों को हम नाम दे सकते हैं। अब कहानियां तो बहुत लिखी जा रही हैं, तो कहानियों में हम इस तरह के चरित्र चित्रण करें कि समाज में उसका प्रभाव हो। इसमें भी 2 तरह की धाराएं चलती हैं, एक आदर्शवादी कहानियां, एक यथार्थवादी कहानियां। आदर्शवादी कहानियों में हम सीधे सीधे सीख देते हैं, और वो सीख, वो शिक्षा है कि जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, सद्गर्म हैं, उसको सद्गति मिलती है, और दुष्कर्म को दुर्गति मिलती है। ये है हमारा आदर्शवाद। लेकिन यथार्थवाद, लोगों का मानना है कि भाई ऐसा तो होता नहीं, पहले होता रहा होगा, आज परिवेश अलग है, आज मनुष्य की प्रवृत्ति अलग है, तो यथार्थ को हम चित्रित करें। लेकिन यथार्थ को किस तरह आप चित्रित करेंगे? यथार्थ को आप दिखाएंगे तो उससे वास्तविकता को देखने के बाद मनुष्य को घृणा हो जाएगी, उससे कोई उसको उस तरह की बात मिलेगी नहीं जो उसको मनोरंजन करे, उसको दिशा दे। तो यथार्थ भी कितना, जब तक वो आदर्शोन्मुख नहीं होगा, आदर्श की ओर नहीं देखेगा, तो वो नग्न यथार्थ जिसको हम कहते हैं, वो कभी भी स्वीकृत नहीं हो सकता। लेकिन है कई लोग उस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, और कविता में, उस कहानियों में उस तरह की बात चल रही है। तो ये आदर्श जो है हमारी भारतीय जो कहानी है उसकी मूल विशेषता है, और वो आदर्श जो है वो हम विस्मृत नहीं कर पाते, और करना भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, परंपरा और प्रगति, परंपरा का ही अगला चरण प्रगति है, वो कोई विरोध नहीं। तो चरित्र चित्रण जो है वो पता चलता है कि वो आदमी कितना दयालु है, वो आदमी निर्दय है, निष्ठुर है, वो ईमानदार है कि बेईमान है, वो सच्चरित्र है कि दुष्चरित्र है। इस तरह हम निर्धारण करते हैं, और उसी आधार पे जो सच्चरित्र है उसको हम नायक,
और जो दुष्चरित्र है उसको हम खलनायक कहते हैं। खल का मतलब ये होता है दुष्ट, कि जो दुष्टता को ही, दुश्मनी को ही, बैर भाव को ही अपने हृदय में लगाए रहता है, वही उसकी पहचान है। समाज में अराजकता फैलाता है, उस अराजकता को दूर करना, ये हमारे भारतीय साहित्य की विशेषता है। जबकि पाश्चात्य साहित्य में दुखांत संयोजना है, ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है। हमारे यहाँ भी उस तरह की कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन लोक ने उसको उस तरह की मंजूरी नहीं दी है। लेकिन उस तरह की रचनाएं भी हिंदी में बहुत सारी आ रही हैं। इसके बाद फिर होता है कथोपकथन, जिसको हम संवाद कहते हैं। तो एक पात्र जो है वो कहीं कहीं आता है और अपनी संवाद बोल जाता है। तो इस तरह संवाद या वार्तालाप के द्वारा कहानी का विकास होता है, और जहां पर संवाद का संयोजन होगा वहां पे वास्तविकता या सहजता आपको दिखलाई देगी। इसके बाद वातावरण, देशकाल। तो देशकाल और वातावरण के अनुसार कहानी लिखी जानी चाहिए। यदि हम ऐतिहासिक कहानियां लिख रहे हैं तो उस समय के इतिहास, उस समय के परिवेश को ध्यान में रखकर, इसीलिए आप देखिए रामानंद सागर ने जो रामायण की रचना की, तो उस रामायण की रचना को दृश्य, उस कहानी को लेकर उन्होंने पुराने परिपार्श्व को, पुराने जो परिधान हैं, जो पुराने भवन हैं, उन सबको ध्यान रखा, अध्ययन किया। तो ये कहानीकार जब ऐतिहासिक कहानी लिखेगा तो उस तरह का अध्ययन वो करेगा और तब आगे बढ़ेगा। और अंत में है भाषा शैली। तो भाषा जो है वह पात्रों के आधार पे, चरित्र के आधार पे और वातावरण और देशकाल के आधार पे वो परिवर्तित होती है। कोशिश होनी चाहिए कि भाषा ऐसी लिखी जाए जो संप्रेषित हो सके, लोगों तक पहुंच सके। हम जिनको कहानी सुना रहे हैं, जो हमारे पाठक हैं, उनको वो कहानी समझ में आ जाए। इसलिए भाषा प्रायः सरल, सहज, सुगम, सुबोध और विषय के अनुरूप होनी चाहिए। मुहावरे कहावतों का भी प्रयोग होना चाहिए। और अंत में चरमोत्कर्ष। कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि एकदम चरम बिंदु पर पहुंचकर हमको आनंद की प्राप्ति हो। वही कहानी ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है। सर, आपने अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों के लिए दिया, इसके लिए मैं आपके हृदय से आभारी हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि कहानी कैसे लिखी जाती है यह आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह पाठ आपको पसंद आया, समझ आया, कार्यक्रम पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।